अब आते हैं बेटा सेट 3 पे। यार ये भी हमारे किसी प्रिय बच्चे ने हमें यार एग्जाम के बाद में जल्दी जल्दी भेजा होगा, तो थोड़ा बढ़िया तरीके से उसने स्कैन नहीं किया, फोटो खींच के भेजी है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, पिक्सल बढ़ रहे हैं इसके। तो अब सेट 3 जो है उसके भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादातर रिपीटेड ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, जो चेंज है वो आपको कवर अप करा देते हैं। बड़ा हो ही गया था यार। ओके, सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं हम, सेक्शन बी की बारी कल आएगी यार, बहुत टाइम हो गया, घर में जाने मुझे, भी बच्चे भी देखने हैं, तो आज तो सेक्शन ए ही हो पाएगा। ओके जी, तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से अपना क्या हो गया, रिपीटेड ही है। तो क्वेश्चन 1 जिनका सेट 3 था भाई वो भी अपने आंसर की मिला लेना, ए बी सी डी का फर्क हो जाता है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। In the energy band diagram of n-type silicon, the gap between the bottom of the conduction and band and donor energy level, ये बेटा सेम ही क्वेश्चन है। इसका आंसर हम क्या दे रहे हैं, बार बार 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। A steady current flows through a metallic wire whose area of cross section increases continuously from one end of the wire to the other. The magnitude of drift velocity of the free electron as a function of A can be, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वही ए बी इक्वल टू कांस्टेंट वाले फंडे के हिसाब से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने छोटा ए लिख दिया, इन्होंने क्या लिख रखा, बड़ा ए लिख दिया। तो इसका आंसर क्या दिया था हमने, पहले यही दिया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ओके जी, अब देखते जाओ यार, मिलाते जाओ अपना। थर्ड क्वेश्चन, an AC source of voltage is connected in series with a PN junction diode. Again repeated question, the correct option for the output voltage across load resistor is a PN junction diode यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसका आंसर क्या बनेगा यार, सी बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है, दिख रहा है कि नहीं बेटा आपके पास सेट सी हो गई, जो सेट सी वाले बच्चे हैं वो अपना मिला लेंगे, बाकी मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा पिक्चर खींचने में जल्दबाजी करती बच्चे ने। तो फोर्थ क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स टू फिफ्थ लेवल। देखो ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ लेवल पे गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 975 नैनोमीटर आ रहा है, तो 975 नैनोमीटर। बात खत्म करते हैं, एक आधा क्वेश्चन चेंज होगा वो देख लेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कैपेसिटर, द करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d phi divided by dt. Sixth question, in an experiment photons of energy 7.5 electron volt, ये चेंज है भाई क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा कांसेप्ट चेंज है, इक्वेशन वही लगनी है। in an experiment photons of energy 7.5 electron volt, वो उधर भी 7.5 ही था, इधर भी कितना है 7.5, उधर शायद 7 था, ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आर स्टोर्ड बाय एन इलेक्ट्रोड एट ए पोटेंशियल ऑफ -4.5 वोल्ट। ओके, देख लो भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं बोल रहा था ना वोल्टेज में होनी चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है यहां पर, इट इज 4.5 वोल्ट, माइनस तो फिर वो होता ही है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 4.5 वोल्ट है तो दैट मींस जो E max है ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है जी। अगर E max 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा ही कितना हो जाता होता है, 4.5 वोल्ट हो जाता है। ओके जी, तो इन एन एक्सपेरिमेंट फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी थी, 7.5, फोटोन के पास एनर्जी थी 7.5, ठीक है। कुछ कहां लग जाती है, वर्क फंक्शन के रूप में, बाकी कहां मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी मिल गई, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ 7.5 ये रहा, 4.5 इससे माइनस कर दो, 7.5 में से 4.5 कर दोगे तो मेरे ख्याल से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो गया, इट विल बी इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी जल्दबाजी में भाई मैंने किए हैं, क्वेश्चन देखे हैं, कोई एक आधा ऊपर नीचे हो जाए देख लेना, वैसे यही आंसर इसके होंगे। अब आते हैं, इसका आंसर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, सर्कुलर कॉइल है, 8 सेंटीमीटर, तीनों सेट में क्वेश्चन है, एज इट इज 40 टर्न्स है, 25 बाय पाई है, 3 × 10⁻²है। इसका आंसर 0.19 वोल्ट, वही
NVA ओमेगा यूज कर आ जाएगा। ठीक है, जब आप एरिया निकालोगे, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाओगे, आर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना, वो बहुत जरूरी होता है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टू न्यूक्लियस हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:8। ओके, क्वेश्चन इसी टाइप का न्यूक्लियर डेंसिटी पे पहले भी आया हुआ था, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज करके डाला हुआ, यानी ये चेंज क्वेश्चन है, पिछले दोनों सेट में नहीं था। क्या दे रखा है भैया, मास नंबर्स इन द रेशियो 8:1, यानी कि A1 रेशियो A2 कितना दे रखा है, 8:1। आगे क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर डेंसिटीज, बात किसकी की, न्यूक्लियर डेंसिटीज की। न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। ये जो आपको दे रखा है बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, इसका आंसर क्या आना है, 1:1 आना है न्यूक्लियर डेंसिटी, क्योंकि मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती भैया, जो मर्जी हो सबकी सेम रहती है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ओके जी, यहां से क्विट करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चल भाई चल ऊपर चल, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा, तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूं, आपके पास अगर साइट होगा तो उसमें से देख लेना। अगला आ गया क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल, पूरा इसलिए पढ़ लेना चाहिए, कहीं कोई चेंज तो नहीं है, एक्सिस की ही बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, सेम तीनों सेट में सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा F/8। ओके, आंसर आ गया F/8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू। ओके, ये अलग क्वेश्चन है भैया, चेंज क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। A number of electrons flowing through a conductor per second is this. Okay, ये क्या है, number of electrons flowing per second, the current flowing through the current is conductor is। तो भैया करंट का फार्मूला पेन कोई और लेते हैं यार, दिख नहीं रहा है यहाँ पे बढ़िया तरीके से, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन व्हाइट लेते हैं। ओके, व्हाइट कहां से दिखेगा, रेड ही सही है यार, रेड से लिख रहे हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ध्यान देना, ये चीज हमें दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड दे रखा है। तो यहां पर यार इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, n/t की जगह पुट करेंगे हम सीधा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दे रखा है 3.3 इनटू 10⁻⁹। ओके, इनटू e की वैल्यू पुट कर दो 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹, 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹, तो 3.3 इनटू 10⁻+9 नहीं बेटा 19 था, 19 क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गए, 3.3 इनटू 1.6। इसको सॉल्व करके अब निकाल लेना जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर जो भी आ रहा होगा उसको चेक कर लेना। 3.3 इनटू 1.6, 2 तो आएगा नहीं, 3.4 भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये 5 के ऊपर चले जाएगा, बाकी कैलकुलेट करके देख ले, 3.3 इनटू 1 का 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी चेक कर लेना, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब सॉल्व करने का यार फिर वही बात, समय नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, होना ऐसे ही था, श्योर है, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा, डी आ रहा है वैसे, 3.3 टू 1.6 करोड़ डी आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी देन, या पिक्सल ज्यादा फट गए, तो क्या आएगा इसका आंसर, इट विल बिकम ए p टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इट विल बिकम ए p टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोलर वायर, दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, ये अलग क्वेश्चन है, सेट 3 में है, उसने डाल रखे हैं 3-4 क्वेश्चन अलग। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो होता है, यहां लिखते हैं साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, अभी रिफ्रैक्टिव साइन IC इक्वल टू 1 बाय म्यू, ये बेटा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन IC यानी IC क्रिटिकल एंगल है जिसके बारे में पूछा गया है, इट इज इक्वल टू म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 बाय म्यू का उल्टा कर दिया तो
म्यू आर डी हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। इसको क्या करके लिखेंगे हम, साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी। ऊपर रेयरर वाला, नीचे क्या है डेंसर। हमें चाहिए लीस्ट, क्या चाहिए जी, लीस्ट चाहिए, लीस्ट। तो अगर मैं ग्लास टू एयर बात करता हूं तो ग्लास में ऊपर क्या आएगा 1.5, तो आंसर 1.5 आ जाएगा। मतलब जब अगर बेटा साइन आईसी लीस्ट हुआ तो आईसी भी क्या आएगा, लीस्ट आएगा, क्योंकि साइन थीटा ना जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो समझ लो अगर तुम्हें आईसी लीस्ट चाहिए तो साइन आईसी की वैल्यू भी क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू ही चाहिए। अब यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ग्लास की फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपके पास बनेगा, ऊपर आएगा रेयर वाला पुट करना ना एयर का 1 डिवाइडेड बाय 1.5। अगर डायमंड टू वाटर, रेयर कौन है, वाटर है, तो ऊपर 1.33, नीचे 2.42। ग्लास टू वाटर तो ऊपर वाटर का यानी 1.33 और नीचे ग्लास का यानी 1.5। डायमंड टू एयर यानी ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2.42। आई थिंक लीस्ट वैल्यू जो है वो किसकी यानी है 1 डिवाइडेड बाय 2.42, यानी जब एक तरफ सबसे रेयर कौन है, एयर, यानी सबसे कम वैल्यू वाला है, और नीचे सबसे डेंसर, तो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू इस चीज की बैठेगी। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर आ गया डी। ये था क्वेश्चन नंबर 13। यहां से क्विट करके आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट ड्रॉप्ड इन ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग। यहां पे ज्यादा क्वेश्चन चेंज है यार, सेट 3 में क्वेश्चन ज्यादा चेंजेस है। देखो भैया ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग कि जी एक हॉलो, ये क्या है जी हॉलो सिलेंडर। अब इसमें क्या छोड़ दिया है, बार मैग्नेट छोड़ दिया, ऊपर से गिर रहा है। यार मेटल का बना हुआ सिलेंडर है, जब इसमें से बार मैग्नेट गुजर रहा होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि उसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही होगी, इसमें एडी करंट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। बाकी एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। बार मैग्नेट ड्रॉप्ड इन ए हॉलो मेटालिक सिलेंडर अलोंग इट्स वर्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट। जब मैग्नेट इसके पास आ रहा है ना, बार मैग्नेट के पास, अगर ये ना होता तो मैग्नेट अपना चुपचाप कितनी एक्सेलरेशन से आ रहा है, जी एक्सेलरेशन से आ रहा है, ओके। अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस मैग्नेट जो हॉलो सिलेंडर है उसके थ्रू फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो लेंस लॉ लगेगा। लेंस लॉ ये कहता है कि जो भी फ्लक्स में उसमें चेंज करवा रहा है उसको अपोज करने वाला करंट डेवलप कर देगा। यानी जब ऊपर से बार मैग्नेट नीचे कर रहा है तो नीचे से एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण या फ्लक्स में चेंज होने के कारण ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा और ऊपर वाले बार मैग्नेट को गिरने से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि एडी करंट कहता है इसने अपने पावर्स को क्या करना होता है, अपोज करना होता है। यानी अगर ये ना होता तो आराम से जी से आ रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ फोर्स लगने लग जाएगा। इसलिए इसकी जो नीचे आने की फोर्स है या एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा लेस देन जी। तो इसमें क्या आना चाहिए, लेस देन जी होना चाहिए। क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था, आमतौर पे हर एक बुक में दिया ही होता है, तो ये आपने किया भी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन जी। उम्मीद है आपने सही किया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द करेक्ट ग्राफ शोस द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। भैया सेट 3 वाले आप कह रहे होंगे कि हमारा वाला सेट जो है थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन चेंज्ड है इसमें, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन चेंज है इसमें। तो कह रहा है करेक्ट ग्राफ शोइंग द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटल वायर एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस कीपिंग इट्स लेंथ एंड टेंपरेचर कांस्टेंट। कह रहा है लेंथ टेंपरेचर कांस्टेंट रखनी है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए, सही है जी, इट इज रो एल डिवाइडेड बाय ए। टेंपरेचर कांस्टेंट मतलब ये तो चेंज नहीं होगा कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट, तो ये दोनों चेंज होने नहीं है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चले गया ए। लेकिन एरिया की बात ही नहीं कर रहा, वो तो कर रहा है रेडियस की। रेडियस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी के वायर का पाई आर स्क्वायर। तो यानी अल्टीमेटली आर किसके प्रोपोर्शनल चले गया, आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चले गया। यानी डिक्रीज वाला फैक्टर तो अलग नहीं लगना है। तो जितना रेजिस्टेंस, जितना आर बढ़ता जाएगा वो डिक्रीज होगा। गलत, ठीक है, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इतना लीनियर तो बनने नहीं वाला। अगर आर होता तो वैसे ही क्या होता,
हाइपरबोलिक हो जाता। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या जाना चाहिए, यही जाना चाहिए, पैराबोलिक टाइप होना चाहिए, लेकिन यही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी असर्शन एंड रीजन लगा देख लेना भैया, और भी कहीं से कंफर्म कर लेना। अब हमारे पास जितना समय था जल्दी जल्दी देखकर एक बार कवर अप करवा दिए हैं। अब आते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बेटा रिपीटेड है सारे क्वेश्चंस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोंस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका फिर बी ऑप्शन बन रहा था। ये मैंने कॉपर ऑफ बार मैंने पहली ऑप्शन ही क्या थी, गलत थी, कि वो कंसंट्रेट नहीं बाहर फेंकता है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तीनों साइड में बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये भी इसका आंसर पहले आपको बता ही दिया है। देख लेना इसके दोनों पार्टी कॉपर, ये असर्शन एज वेल एज रीजन दोनों ही क्या है यार, गलत है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी बनेगा। फिर आगे था फेज डिफरेंस, इसके दोनों ऑप्शन क्या थे, सही थे, इसका ए बनना चाहिए, इसका डी बनना चाहिए, इससे ऊपर वाला जो है उसका शायद बी बनना चाहिए। तो यार ये था आपका सेक्शन ए, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का, तीनों हमने कवर अप कर दिए, बाकी भी करवा देंगे यार। तो यार नेक्स्ट सेक्शंस एक एक करके कराएंगे। पहले मैं सेक्शन बी डिस्कस कर दूंगा, पूरे सेट 1, सेट 2, सेट 3 का, फिर सी डिस्कस कर देंगे तीनों सेट का, फिर डी, फिर ई। ओके, तो हम सेक्शन वाइज जाएंगे, सेट वाइज भी। हमने सबसे पहले क्या किया, सेक्शन ए फॉर ऑल द सेट्स। नेक्स्ट वीडियो कल तक मिलेगी भैया, उसमें हम करेंगे सेक्शन बी। बाकी देखते हैं अगर सी हो गया तो सी भी कर देंगे, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप सारा 1-2 दिन में पूरा आंसर की विद सॉल्यूशन कवर अप करके आपको दे देंगे। ओके जी, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।